क्वेश्चंस हैं, समझ में आ रही है ना? अब आते हैं हमारा सबसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो। दिस इज फ्रॉम क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 है ना, ये हमारे बोर्ड्स में आया भी हुआ है क्वेश्चन। और एक चीज बिल्कुल बहुत अच्छे से जो याद रखनी है कि जब एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा गया है तो उसको बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं बनाओगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। यू कैन गेट 0 मार्क्स बिकॉज आपने पूरी अच्छी तरह से फिगर को नहीं ड्रॉ किया। सो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, सो वेन एवर एंगल्स ऑफ डिप्रेशन आर मेंशन दैट मीन्स आप किसी हाइट से नीचे देख रहे हो। ठीक है, ऑफ द टॉप एंड बॉटम। और जहां पे फ्रॉम लिखा होता है मतलब वहां पर आपका आई लेवल है। फ्रॉम जो लिखा होगा ना, देखो, ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, फ्रॉम लिखा है ना मल्टी, तो मतलब आप लोग कहाँ खड़े हो? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर। जहां पे फ्रॉम लिख दिया ना, फ्रॉम के बाद वाला वर्ड मतलब वो आपकी पोजीशन है। ठीक है ना? तो एग्जाम्पल नंबर 6 में उसने कहा है फ्रॉम द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, तो मैंने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई ए बी। दिस इज द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। ठीक है, ऑब्वियसली जमीन पे ही बनेगी। तो कुछ इस तरह से एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो इसके सामने 1 मीटर टॉल बिल्डिंग है और वो ऑब्वियसली छोटी लेंथ की होगी क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहे हैं आप। तो दिस इज 8 मीटर बिल्डिंग। तो आप यहां पे खड़े हो, ये तो हमने कर लिया था। फिर मैंने आपको कहा था कि हमेशा जब भी होते हो तो एक हॉरिजॉन्टल बनती है ना, और उसको हम डॉटेड से शो करेंगे। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन में समझ में आ गया? लाइन ऑफ साइट एक हॉरिजॉन्टल हमने इमेजिनरी बनानी ही है। अब यहां से खड़े होकर तुम कहां देख रहे हो? ऑफ द टॉप एंड द बॉटम। यहां से खड़े होकर तुम दूसरी बिल्डिंग के टॉप पर देख रहे हो, यहां से खड़े होकर तुम दूसरी बिल्डिंग के बॉटम पे देख रहे हो। ठीक है, तो हमारे कभी भी 3D फिगर नहीं बनती, हमारी बिल्कुल प्लेन एक रेक्टेंगुलर सी प्लेन 2D फिगर बनेगी। whenever we'll try to find the height and distances। अब देखो, मुझे नहीं पता, दो एंगल्स दिए हुए हैं 30 एंड 45, तो मुझे पता है छोटे वाला एंगल 30 डिग्री, बड़े वाला एंगल 45। ये तो विद लॉजिक ही है ना? ये तो लॉजिक ही बोल रहा है। तो आपको अगर कभी रिस्पेक्टिवली में कि 30 डिग्री कहाँ है 40 डिग्री कहाँ है, देखो दो पॉइंट्स गिवन है, छोटा एंगल 30 होगा, बड़े वाला एंगल 45 होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है कि जो ये बिल्डिंग दी हुई है ना, देखो ये, इसमें ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट नाम दे दिया E। समझ में आ गया? ये हमें कुछ कंस्ट्रक्शंस या हमें कुछ ऐसे प्रूफ नहीं करना होता, ये हमारी एक्सपेक्ट गिवन होता है कि हमने ऐसे ड्रॉ ही करना है। तो जो मैंने आपको आपके टेस्ट में क्वेश्चन दिया था वो सॉल्व भी हुआ था ना, क्योंकि हमने इस तरह से था, आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी। आफ्टर लाइंस एंड एंगल्स वो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। आफ्टर आफ्टर सॉरी एप्लीकेशंस वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है। नाउ बिकॉज ऑफ पैरेलल लाइंस ये एंगल 30 डिग्री आ गया, और ये कंप्लीट एंगल देखो यहां जाकर ये वाला एंगल बन जाएगा। समझ में आ गया ना ये? इसको प्रूव नहीं करना होता हमें, एंगल ऑफ डिप्रेशन तो दिखाना ही है हमें। ठीक है, लेकिन इसे प्रूव नहीं करना होता कि ये 30 डिग्री क्यों है, ये 45 क्यों है। तो गलती हमसे क्या होती है कि हमें पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो यहां पर और यहां पर ही बन जाएगा, पर हमें शो जरूर करना है इसे। दूसरी बड़ी गलती क्या होती है, आपको लगता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, ठीक है, हम लोग सोच लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री ये है और 45 डिग्री ये है। ऐसा नहीं होता। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट। आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो लाइन ऑफ साइट और बिल्डिंग, उनमें थोड़ी ना बनेगा। ठीक है, तो लिख लो, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा कब बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन as well as depression is always between line of sight and horizontal। मतलब एक
आर्म उसकी लाइन ऑफ साइट होगी, है ना, जहां देख रहे हो, जिस एंगल पे देख रहे हो, और एक हॉरिजॉन्टल होगी, डॉटेड लाइन हमेशा। तो कभी भी बिल्डिंग के साथ नहीं, मतलब ये दो लाइन ऑफ साइट, दो लाइंस ऑफ साइट के साथ हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन या एलिवेशन नहीं बनता। ऐसे ही ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन एलिवेशन नहीं होगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ। देखो मैंने ये ड्रॉ किया है, और इसी को मैंने हॉरिजॉन्टल के साथ। क्लियर हो गया? तो थोड़ा सा हमें अपनी फिगर को एक्सप्लेन भी करना होता है। तो हम लिखेंगे सी, ए बी इज द बिल्डिंग। अच्छा, इसमें लिखा क्या हुआ है? फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। ठीक है। अब देखो इसमें पता क्या गलती होती है, यूजुअली जो गलती कर देते हैं, और मैंने पेपर में देखी भी है, एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, कि इसको 8 लिख दिया। आपको ये तो पता है ना कि अब बीई जो है वो 8 हो जाएगा, और जो एई है उसको एच मान लेते हैं। यूल सी मेनी टीचर्स विल राइट दिस एज एच, की एई को एच ले लिया। आपको निकालनी है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट। तुम्हें निकालना है एई प्लस बीई। तुम पहले ही उस टोटल को एच लेकर चलो। ठीक है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, लेट द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग ए बी equals to h meters. CD is 8 meter high building. फिर मुझे दिया हुआ है एंगल एफ ए सी 30 डिग्री, एंगल एफ ए डी 45 डिग्री। अच्छा, ये शो भी कर सकते हो कि एफ ए सी इज इक्वल टू ए सी ई 30 डिग्री। एंगल एफ ए डी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी 45 डिग्री। ठीक है। फिर हम लिख लेते हैं बीई सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो बीई इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 8 मीटर्स। तो यहां से बीई की लेंथ आपके पास आ गई 8 मीटर्स। ठीक हो गया बेटा? ये सारा एक्सप्लेनेशन में ना लिखना होता है। आपको 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क का आएगा, आपने ये 1 नंबर का एक्सप्लेनेशन लिखना ही है। ठीक है। और फिर देखो, आपने पूरा ए बी जो है वो कितना लिया था, h मीटर्स। ए बी इज h मीटर्स। तो जिसमें बीई जो है वो 8 मीटर्स है। सो कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ एई? एई की लेंथ निकाल सकते हो? बता सकते हो क्या होगा? एई की लेंथ निकाल नहीं सकते, बता सकते हैं हम क्या लेंगे? हाँ, ए बी माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? h-8। अब गलती यहां पर ये भी करते हैं बच्चे, 8 - h लिख लेते हैं, बट वो सिर्फ एक थोड़ा सा हमारा विजुअलाइजेशन का प्रोसेस है। h में से 8 माइनस किया, तो आपके पास एई की लेंथ भी आ गई h-8 मीटर्स। समझ में आ गया? फिर मैंने आपको कहा था कि जो आपने एंगल्स लिखे होते हैं ना, वही वाले दो ट्रायंगल्स लेने, बस उनमें रेशो लगा दो, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स, तो दैट इज बी डी। एंड बी डी जो है वो सीई के इक्वल भी होगा, सो इफ यू फाइंड सीई यू फाइंड बी डी एज वेल। ठीक है। सो लेट द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स इक्वल टू एक्स मीटर्स, या जिसे आप लिख सकते हो बी डी इज इक्वल टू सीई इज इक्वल टू एक्स। तो मैं एक्सप्लेनेशन सारी इरेज कर दूंगी, इतना लिख लो, उसके बाद हम लोग सॉल्व करने पे आते हैं। तो मैंने तभी कहा था कि 80% ऑफ द वर्क, 70% ले लो, 80% ले लो, इज ऑफ द डायग्राम। वंस यू गॉट द डायग्राम राइट, उसके बाद बहुत ही कम चांसेस है आपका क्वेश्चन गलत। ठीक है। चलो, अब हमने लेना है, और सबसे पहले ना वो लिया करो जिसमें 45 डिग्री एंगल दिया हो। क्यों 45 वाला एंगल हम क्यों ले पहले? क्योंकि हम कौन सी रेशियो यूज करते हैं हमेशा? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हम कौन सी रेशियो यूज करते हैं? टैन। और टैन 45 क्या होता है? 1।
तो सबसे आसान होता है कि जब हम 45 डिग्री वाला एंगल ले लें। सो इन ट्रायंगल ए बी डी, 90 डिग्री एंगल भी शो कर दिया करो, ठीक है, यहाँ पर ऐसे। इन ट्रायंगल ए बी डी, सो आई विल राइट ए बी अपॉन बी डी इज tan 45। ए बी कंप्लीट एच है, बी डी को आपने एक्स लिया है, tan 45 1, तो एच इक्वल्स टू एक्स। एच और एक्स में हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। फिर आप दूसरे वाला ट्रायंगल ले लोगे, इन ट्रायंगल ए ई सी, सो वी हैव ए ई अपॉन सी ई, tan 30 आ जाएगा। जब हम इस तरह से काम करते हैं ना, हम रेशो के बारे में नहीं सोचते, तो हमें पता है कि हमें tan 30 यूज करना है। बस हम ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड की रेशियो tan 30 बना ली। अब ए ई को आपने क्या लिखा देखो, H-8, और सीई को क्या लिखा, x इज इक्वल टू tan 30 क्या होता है, 1/√3। अब तक तो याद हो ही जाता है हमें। तो इसके बाद हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, x की जगह आप क्या लिख दोगे, x और h आपस में इक्वल थे, ये कंप्लीट x के इक्वल है, तो x की जगह मैं h लिख सकती हूँ ना, आई कैन रिप्लेस। तो मैं लिखूंगी √3h - 8√3 इज इक्वल टू h। समझ में आ गया ना, इसको हमने आपस में रिप्लेस कर दिया फ्रॉम वन करके या कुछ भी इक्वेशन से यूज करके। अब देखो क्या करेंगे, √3h - h इज इक्वल टू 8√3, h कॉमन लिया, √3 - 1 इज 8√3। हाइट आपके पास क्या आ जाएगी, जिसमें आपने कुछ प्लस माइनस और नहीं करना। दिस इज लाइक टोटली फिल्टर्ड ना, तो अनफिल्टर्ड हमारे पास आंसर जो आ गया, मतलब इतना आंसर अगर लिख कर आओगे ना और रैशनलाइज नहीं भी करोगे तो आपका आधा नंबर कटेगा। लेकिन अगर आपने इसमें इसको लिया होता कि नहीं ये एच है, फिर उसमें एट नहीं ऐड किया होता, तो आपका आंसर टोटली ऑल टुगेदर गलत है। इसमें बस इतना है कि आपने इसको, और यहां तक आ गया तो रैशनलाइज तो कर ही लोगे, ठीक है। सो 8√3 अपॉन √3 - 1, ये तो पता ही होता है कि अब रैशनलाइज तो नाइन्थ में इतना करके आए हैं ना, 0.2 आ जाएगा, ये 4 हो गया। सो 4 3 ज़ा 12 प्लस 4√3, ठीक है। तो दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एच। बस इसमें कुछ और ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना, आपका टोटली ये आंसर आएगा। मतलब जल्दी जल्दी में आपने यहाँ पर छोड़ दिया ना और कुछ भी भूल गए, तो आपने ये नहीं कहा कि आपके नंबर कट जाएंगे, वो बाद में आकर ये नहीं कहोगे कि नंबर कट गए हमारे, हमने ऐड नहीं किया। दिस इज वन थिंग आई ऑलवेज टेक केयर, कि जब जो निकालना होता है ना उसी को हम सपोज करते हैं एज एच। हाइट ना टोटल बिल्डिंग की ले लिया करो। अगर फ्लैग स्टाफ की हाइट चाहिए तो वही फ्लैग स्टाफ की हाइट लो, वो ऑटोमेटिकली आपको माइनस करके आंसर देगा, आपकी इक्वेशन आपको माइनस करके आंसर देगी। अगर आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है तो उस टोटल हाइट को एच ले लो, मतलब जो निकालना है ना उसी को वेरिएबल मान लो हमेशा, ठीक है। तो ऐसे ही हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स, दैट वाज इक्वल टू एक्स, और एच और एक्स आपस में इक्वल थे तो ये भी आ गया 12 प्लस 4√3 मीटर। समझ में आ गया। तो अगर आपने कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया इसमें, मतलब वो अगर आपने +8 नहीं किया है, तो आपके दोनों आंसर गलत हो जाते हैं। क्लियर हो गया इतना। एग्जाम्पल करेंगे अब 7, ठीक है। थोड़ा सा इसको आराम से समझना है, इसमें कैसे लिखा हुआ है देखो। एग्जाम्पल 7 में ना, आप एक ब्रिज पे खड़े हो क्रॉस अ रिवर, सो यू स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज विच इज अक्रॉस अ रिवर, और ब्रिज में ना किसी एक पॉइंट पर हो। तो मैं कुछ अगर इस तरह से आई ट्राई ड्रॉइंग द फिगर, देखो ये जैसे रिवर ऐसे है, ठीक है। तो जो ब्रिज होता है ना, वो इन दोनों रिवर्स के ऊपर होगा और किसी हाइट पर होता है, कुछ इस तरह से हाइट पर, ठीक है। सो इफ आई ट्राई टू ड्रॉ इट, ये रिवर है, ठीक है।
तो यू आर स्टैंडिंग, कुछ इस तरह से आपने ब्रिज लिया है। समझ में आ गया? थोड़ा सा इसको ना एंगल, पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं। So, like this. ठीक है ना? तो दिस इज बेसिकली योर ब्रिज, और ये ब्रिज की हाइट है। क्लियर हो गया? ये रिवर जा रही है, एक एंड से दूसरे एंड तक ब्रिज ऐसे कनेक्ट करता है, और ब्रिज एक हाइट पर बनता है। ऐसा तो है नहीं कि नीचे रिवर होती है, कुछ एक हाइट तो मेंटेन की होती है रिवर के साथ। तो उसने लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज। आप ब्रिज पे खड़े हो किसी भी एक पॉइंट पर, यहां पर मान लो किसी भी एक पॉइंट पर, हम वो उसको सेंटर नहीं मानकर चलेंगे जब तक हमें नहीं कहा होगा, एग्जैक्टली मिडल नहीं कहा होगा ना, तो हमने नहीं लेना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन of the banks on the opposite side of the river are 30 and 45। तो यहां से आपने इस वाले बैंक को देखा, इस वाले किनारे को देखा, यहां से आपने इस वाले किनारे को देखा। समझ में आ गया? तो दोनों पे, एक पे एंगल बन रहा है 45 का, और एक पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री। पहले 30 डिग्री लिखा है तो 30 लिख लेते हैं, फिर 45 डिग्री। बात समझ में आ गई है? तो दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 45, और ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है? तो ये थोड़ा सा ना 90 डिग्री एंगल लेकर चलना है हमने। थोड़ा ठीक करती हूँ इसको, थोड़ा सा फिगर को ठीक करना होगा। इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस, मतलब मैं अगर इसको ज्वाइन कर रही हूँ ना, तो आपको ये 90 डिग्री एंगल ही लेकर चलना है, ये वाला। ठीक है? हमने पर्सपेक्टिव चेंज किया था इसलिए एंगल हुआ था, ये 90 डिग्री ही है। राइट? द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 meters फ्रॉम द बैक्स। तो जो वहां पर पोल लगा हुआ है ना ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए, उसके हाइट 3 meters है। तो वो हर जगह 3 meters होगा। जहां आप खड़े हो वहां पर भी नीचे रिवर तक जाओगे तो 3 meters हाइट होगी। बात समझ में आ गई? यू स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज, यू लुकिंग एट टू पॉइंट्स अक्रॉस द रिवर, एक बैंक पर एक बैंक पर एक, है ना? और एक पे 30 डिग्री एंगल बन रहा है, एक पे 45 डिग्री एंगल बन रहा है। अब ब्रिज थ्रू आउट जो है ना, उसकी हाइट 3 meters है। ऐसा तो यानी होता नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रिज ऐसे आ रहा है स्लाइडिंग में है कि एक जगह पे हाइट कम हो गई। तो थ्रू आउट हाइट उसकी 3 meters है। सो दिस इज द फिगर जो हमारी ड्रॉ हुई है। एडी इज द height of the bridge, which is 3 meters. BC is the width of the river. ठीक है? अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनाए हैं हमने, ये लाइन हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट। तो ये 30 डिग्री यहां आ जाएगा, ये 45 यहां आ जाएगा। आना तो है ही है, लेकिन आपको शो करना है पहले उसे एज आउटसाइड द ट्राइंगल। ठीक है? सो एंगल यहां पर हम ई और एफ लिख लेते हैं। एंगल ई ए बी is equal to angle ABD is equal to 30 degree. Angle FAC is equal to angle ACD is equal to 45. ठीक है? So find the width of the river. तो दो ट्रायंगल्स हमने लेने हैं, इन ट्रायंगल एडीसी। हमेशा tan ही यूज करना है जब तक हाइपोटेन्यूज के बारे में कुछ नहीं कहा गया। सो AD is 3, CD tan 45 1, तो CD is 3 meters। समझ में आ गया? और दूसरा ट्रायंगल क्या ले लोगे? इन ट्रायंगल एडीबी, एडी अपॉन बीडी, है ना? और यहां से रेशो क्या आ जाएगी देखो फिर से, tan 30। सो एडी तो आपको दिया हुआ है 3,
BD हमें निकालना है, और tan 30 क्या होता है? 1/√3। सो BD इज 3√3 मीटर्स। और विड्थ जो आ जाएगी रिवर की, तो आपने BD और CD को ऐड करना है। 3 + 3√3 मीटर्स। 3 कॉमन ले लेना, √3 + 1 लिख लेना, या ऐसे भी लिख लोगे तो भी ठीक है। समझ में आ गया सबको ये? अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, समझ में आ गया ना? फिगर समझ में आ जाएगी ना अगर, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है, ब्रिज वाला क्वेश्चन जो होता है। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार खुद करके देखो। एक बार खुद से ना क्वेश्चन नंबर 10 की फिगर ड्रॉ करो। आज हिना नहीं आई, और हसरत नहीं आई है ना? और कृष्ण, 3 बच्चे एब्सेंट है। 3 ऑनलाइन है। ठीक है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। दो पोल्स हैं इक्वल हाइट्स, ऑब्वियसली अगर पोल है तो किसी ना किसी ग्राउंड लेवल पर होगा, इक्वल हाइट है। आज स्टैंडिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, एक रोड बना दी लंबी सी हमने, ठीक है ना, उस पर दो पोल्स हैं, बिल्कुल ठीक बनाया है। विच इज 80 मीटर्स वाइड, तो रोड आपको दी हुई है 80 मीटर्स वाइड। अब उसके बाद तुमने क्या लिखा है? फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। नंदनी फिगर ठीक करो। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम दोबारा से बनानी पड़ेगी, पोल्स ठीक बनाए हैं आपने, ब्लाइंडली इनको ज्वाइन नहीं कर लेना हमने, ठीक है। अब उसने कहा है कि कहां से, फ्रॉम मतलब, ज्वाइन करो इनको नीचे, रोड तो बना दी ना तुमने। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। सो देर आर टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, एक यहां पर, एक यहां पर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, एग्जैक्टली मिडल नहीं दिया हुआ, बिटवीन देम ऑन द रोड। ए बी पोल है, सी डी भी पोल है, इक्वल हाइट है, दोनों की हाइट को एच हम बता देंगे, बाद में एक्सप्लेन कर देंगे जब लिखेंगे। द द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स। तो यहां से ना आप ऊपर को देख रहे हो, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, और एक एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। तो जैसे मर्जी इसको बना दो, क्योंकि इक्वल हाइट दी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हो जाएगा। सो ए बी and CD are two poles of equal height, which is h meters. BD is equal to 80 meters. तो ये पॉइंट P ले लिया ना, तो BP को x मीटर मान लो, तो DP कितना हो जाएगा?
कितना हो जाएगा डीपी? ये टोटल 80 है ना? तुमने इसको एक्स मान लिया, तो ये कितनी आ जाएगी लेंथ? दो ट्रायंगल्स हैं, है ना? एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री वाला, एंगल बी पी ए इज 60 डिग्री, एंगल डी पी सी इज 30 डिग्री। दोनों ट्रायंगल्स लेकर बनानी टैन की रेशो ही होगी। बस सॉल्व कर लो। इन ट्रायंगल ए बी पी, ए बी अपॉन बी पी। सॉल्व करो इसको, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 11 करवाती हूँ। हो गया बच्चों काम ये, है ना? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे, हो गया सारा काम ये। हमने बना लिया ना, एच इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स रूट थ्री। सी डी हमारे पास कितना लिखा है हमने, एच, और यहाँ पर लिखोगे 80 - x 1/√3। ठीक है, तो यहाँ से एच इज इक्वल टू √3x आ जाएगा, राइट? तो एच की जगह आई विल राइट √3x अपॉन 80 - x इज इक्वल टू 1/√3। समझ में आ रहा है? इंटरचेंज हमने कैसे किया? हमारे पास एच और एक्स में रिलेशनशिप था,
और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एच की जगह मैंने √3x पुट कर दिया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। 4x इज इक्वल टू 80, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। ठीक है। सो एक जो पॉइंट P है, मतलब हमारा डिस्टेंस x जो हमने लिया था BP, दैट इज 20 मीटर्स। तो डीपी कितना हो जाएगा? 80 - 20, 60 मीटर्स। और जो हाइट है दैट इज √3x। सो h इज इक्वल टू √3 × 20। हाइट ऑफ द पोल इज 20 √3 मीटर्स। ठीक है ना? सो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स भी निकालना है ना। सो द पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स फ्रॉम वन एंड एंड 60 मीटर्स फ्रॉम द अदर एंड। ठीक हो गया इतना? क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ इसके बाद। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या लिखा हुआ है। A TV tower stands vertically on the bank of a canal. So there is a canal. TV tower stands vertically on the bank of a canal. इसके किनारे पर हमारे पास एक टीवी टावर है। ठीक होगी बात? From a point on the other bank, दूसरे बैंक पर, डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर, दूसरे बैंक पर मतलब एक नदी से बनी हुई कैनाल होता है, मैनमेड हो गया ना एक तरह से, तो हमारे पास कैनाल हो गया। तो एक पॉइंट पर हमने टीवी टावर को इरेक्ट कर दिया। अब दूसरे एंड पर आप खड़े हो कैनाल के, है ना, और वहां से आप इस पर एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं। फ्रॉम अ पॉइंट का है ना, तो मतलब यहां पर आपका आई लेवल है। फ्रॉम अ पॉइंट हियर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्रीज। यहां से जाते हो तो कहते हो यहां से तुमने ऊपर देखा टावर को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्रीज। ठीक है। वैसे इन्होंने फिगर बनाई हुई है और लिखा भी हुआ है, तो आई राइट दैट सी पॉइंट ओनली, क्योंकि उसने सी पॉइंट दिया हुआ है मुझे यहाँ पर। उन्होंने अदर वे राउंड भी बनाई है। ठीक है। फिर लिखा है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर्स अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। इसी पॉइंट से 20 मीटर दूर। ऑब्वियसली नदी में तो नहीं जाओगे ना, 20 मीटर दूर मतलब इसी वाली साइड पर आप जाओगे, है ना। फ्रॉम अ पॉइंट विच इज 20 मीटर्स अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। थोड़ा सा दूर होकर देखते हो ना 20 मीटर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन जाता है आप? 30 डिग्रीज। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द width of the canal. Let AB be the TV tower of height h meter. BC is equal to x meters, which is the width of canal. Angle ACB is 60 degree. Angle ADB is 30 degree और CD दिया हुआ है as 20 degree। सॉल्व करोगे, दो ट्रायंगल लेने हैं। एक तो मैं आपको बता रही हूं लेना है ट्रायंगल ABC, और एक हमने लेना है ट्रायंगल AB।
हाँ जी। एबीसी ट्रायंगल में कौन सी रेशो लोगे आप? हाँ, तो tan 60 कौन सी बनेगी? ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी को तो मैं यहां पर एच लिख दूंगी। व्हाट अबाउट बी डी? इसको किससे रिप्लेस करेंगे? बी और डी, इस पूरी लेंथ को x+20, 20+x से रिप्लेस कर। समझ में आ गया ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। √3h = x+20। h की वैल्यू √3x लिखी हुई है। सो √3 x+20, 3x - x = 20, x की वैल्यू क्या आ गई? 10। So width of the canal is 10 meters. Height is 10 √3 meters. Width of canal is 10 meters और height of tower, जिसको आप लिख रहे हो √3x, will be 10 √3 meters। और √3 की वैल्यू यूज करने को नहीं कहा था, हमने नहीं की। क्वेश्चन नंबर 12, फिर से फिगर ड्रॉ करो। From the top of a 7-meter high building, angle of elevation of the top of a cable tower is 60। From the top कहा है ना, तो आप 7 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, और वहां से किसी केबल टावर को देख रहे हो तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब केबल टावर आपसे ऊंचा है। जहां पर खड़े हो वहां से देखो ना, कुछ इस तरह से। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, है ना, तो आप 7 मीटर हाई बिल्डिंग मान लो, ये वाली ये। फिर आपने कहा देखा? एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, तो ऊपर को देखना है। तो ऊपर को तो तभी देख पाओगे जब जिस चीज को देख रहे हो वो आपसे ऊंचा है। तो टॉप ऑफ द टेबल केबल टावर देख रहे हो, एक टावर है केबल, तो उसका देख रहे हो यहाँ। ठीक है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन देखो, हॉरिजॉन्टल तो हमेशा बनती ही बनती है, देखो। सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्रीज, तो ये आपने 60 डिग्री पे बना दिया। सी डी इज द केबल टावर, ए बी इज द 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ये पेपर में आया था जिसमें 7 मीटर ना ऐड नहीं किया गया था। 7 मीटर हाई बिल्डिंग, सी डी इज द केबल टावर। ठीक है। और यहां से ना, इसी से फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली, जहां पे खड़े हो 7 मीटर हाई बिल्डिंग पर ही, दो जगह देख रहे हो, एक तो टॉप पे देख रहे हो, एक उसके बॉटम पे देख रहे हो। और जब बॉटम पे देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट जो बनता है वो 45 है। तो लाइन ऑफ साइट तो देखो आपकी हॉरिजॉन्टल तो यही थी, यही हमारी हॉरिजॉन्टल थी, और ये लाइन ऑफ साइट है, तो दिस इज 45 डिग्री। समझ में आ गया? तो सी डी इज द केबल टावर, लेट सी डी बी द केबल टावर ऑफ हाइट h मीटर्स। तो ये क्वेश्चन था जिसमें वो 7 मीटर्स हम ऐड नहीं करते। ठीक है। लेट, अब फिर लिख दोगे, एंगल सी ए ई इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ई ए डी इज इक्वल टू 45 डिग्री। फिर ए ई डी बी इज अ रेक्टेंगल, so AB is equal to DE is equal to 7 meters।
आप बता सकते हो सीई की लेंथ क्या निकालोगे आप? इसको एक नंबर की तरह एक्सप्रेस करना है या कुछ लिखना है तो कैसे लिखेंगे? H-7। समझ में आ गया ना? हमेशा जो आपकी दूसरी में मतलब जो भी आपको लेंथ दिख रही है ना, उसको आपने देखना है कि किस वे में एक्सप्रेस किया, तो H-7 आ जाएगा। तो AE और BD आपस में इक्वल है, तो इसको आप x मीटर्स लेके चल सकते हो। दो ट्रायंगल्स लेने हैं हमने। अच्छा, ये 45 लिया है, तो यू कैन टेक दिस ट्रायंगल ऑल्सो और यू कैन टेक दिस वन। ट्रायंगल ABD लेना है और एक ट्रायंगल CEA लेना है। दोनों में रेशियो अप्लाई करो। तो ABD में AB अपॉन BD क्या रेशियो हो जाएगी? AB अपॉन BD क्या रेशियो हो जाएगी? 1045। AB इज 7, BD इज x, 1045 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 7। CEA में CE अपॉन AE एज 1060 डिग्री। तो सीई हमने लिया है H-7, AE को 7 ले लिया क्योंकि वो इक्वल ही था। तो tan 60 होता है √3। देखो क्या आ जाएगा, H-7 इज इक्वल टू 7 √3। तो हाइट ने ना अपने आप ही ऐड कर दिया, आपकी इक्वेशन अपने आप ही 7 ऐड होकर आई है। ठीक है, सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 7 प्लस 7 √3। हाइट ऑफ द टावर इज हाइट ऑफ द टावर इज 7 प्लस 7 √3 मीटर्स। समझ में आ गया ये? क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 13। कल तक आपका मोस्टली एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत कल इस पे करवाने हैं, वो मैं करवा दूंगी। कल और एक क्लास शायद और लगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। वी अंडरस्टैंड व्हाट लाइट हाउस इज, है ना? सी के किनारे पे बना होता है। और पहले अर्लियर इट यूज टू गाइड द शिप्स, जब रात में अंधेरा होता है तो दे फ्लैश लाइट, राइट? फ्लैश लाइट होती है उसमें और वो चलती है। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, तो एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, शिप के बिल्कुल एज पे बना होगा। फ्रॉम सी लेवल, ऑब्वियसली सी और ग्राउंड लेवल सेम ही होना चाहिए। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप ऑन द सेम ऑफ द टू शिप्स आर 30 and 45 इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस। तो लाइट हाउस के बिल्कुल एक सेम साइड पर है, मतलब एक शिप अगर इधर है तो दूसरी भी सेम साइड पर है। ऑपोजिट पे होता तो एक इधर होती एक इधर होती।
ठीक है। सो ऑन द सेम साइड दो शिप्स आ रही हैं, और वहां पर देखो क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब याद रखना, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है ना, शिप तो होगी पानी में, शिप तो नहीं है पानी में, लेकिन ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा ये है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। अब दो ही एंगल्स है, 30 एंड 45। तो छोटे वाला 30, बड़े वाला 45। सो दिस एंगल इज 30 डिग्री, द बिगर वन इज 45, सी एंड डी। तो देखो ये जो 45 है, ये यहां पर आकर कंप्लीट हुआ। ये देखो ये जो 30 है, ये यहां पर। लेकिन बहुत जरूरी है कि आप इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन की तरह शो कीजिए। ठीक है। सो ए बी इज द लाइट हाउस ऑफ हाइट 75 meters. C and D are two ships. Angle FAD is equal to angle ADB is equal to 30 degree. FAC is equal to ACB is equal to 45 degree. To find the distance between the two ships, तो हमें फाइंड क्या करना है, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो इन सभी लेंथ में आपको कौन सी लेंथ फाइंड करनी है, दोनों शिप्स की पोजीशन क्या है, एक सी पर है एक डी पर है, दोनों का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या लेंथ निकालनी होगी, हमें क्या निकालना होगा, सी डी। बस ये लेंथ हमें निकालना। ठीक है। तो दो ट्रायंगल्स हमारे बन रहे हैं, ट्रायंगल एबीसी और एक ट्रायंगल एबीडी। दोनों में रेशियो फॉर्म करो। समझ में आ गया ये, बीसी की लेंथ 7 मीटर आ गई, और पूरा बीडी जब हमने फाइंड किया पूरे ट्रायंगल लेकर, तो वो आया 7√3 मीटर्स। तो इसमें आपको सीडी माइनस करना ही है। तो सीडी निकालने के लिए you'll have to show that CD is equal to BD माइनस BC। तो 7√3 - 7, so 7 कॉमन लिया, √3 - 1 meters। This is the distance between the two ships। ठीक है। तो अभी तो ये चाह रहे जो क्वेश्चन ना थोड़े से क्वेश्चन नंबर 14 भी थोड़ा डिटेल में करने वाला क्वेश्चन है, तो अभी नहीं करवाऊंगी। अगर देखते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारे पास है कुछ, तो वो करवा देती हूँ। चलो ये करो। अ स्टोन इज अ स्टोन इज 15√3 meters। A stone is 15√3 meters away from the foot of the tower, from the foot of a tower 15 meter high. Find the angle of elevation. Find the angle of elevation of the top of the tower
फ्रॉम द स्टोन। बनाओ चलो, टावर बना सकते हो ना? नंदिनी, टावर बनाना आता है? कैसे बनेगा? किस तरह से शो करते हैं टावर को? स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में भी है ना? और ग्राउंड होता है। अब स्टोन कहाँ पड़ा हुआ है? ग्राउंड पर कहीं। हाँ, तो टावर का फुट कहाँ पर है? फुट टावर का, हाँ, तो इससे 15√3 मीटर दूर पर एक स्टोन है। ठीक है, तुमने ये बनाया, तो तुम कह रही हो फुट ये है तुम्हारा, है ना? तो 15√3 मीटर्स दूर एक स्टोन पड़ा है, बस। दिस इज स्टोन। टावर की हाइट क्या है तुम्हें दी हुई? बस इसी चीज को समझना है। नाउ यू नीड टू फाइंड दिस एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द स्टोन। मतलब इस स्टोन पर खड़े होकर अगर आप यहाँ पर स्टोन पर आई लेवल रख दोगे, टॉप ऑफ द टावर देख रहे हो, तो ये एंगल क्या बनेगा? 30। ठीक है, तो यहाँ पर हम थीटा लिख लेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू 15/15√3। ये 1 मार्क में एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आ गया, tan थीटा इज 1/√3। 1/√3 tan की वैल्यू कब होती है? जब होता है 30 डिग्रीज। तो इससे हमारा एंगल कितना आ गया? 30 डिग्रीज। सो दिस एंगल इज 30 डिग्रीज। ठीक है। ये काफी बारी सन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन भी पूछ लेते हैं कभी कभी, कि शैडो इतनी लंबी है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सारे लंबे वाले क्वेश्चन ही है।